नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर्य जंक्शन पर। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स के अंक में बात करेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर जो दिनांक 19 और 20 अक्टूबर से संबंधित है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान से ही जुड़ी एक खबर का। दोस्तों, राजस्थान में एक संस्थान है जिसका नाम है राजस्थान फाउंडेशन, और उसके द्वारा जो है राजस्थान के विकास के लिए, राज्य के लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य के बाहर रहने वाले अर्थात जो प्रवासी राजस्थानी हैं उनकी मदद लेने का प्रयास किया जाता है। 2001 में इस संगठन की स्थापना की गई थी, और इसी के क्रम में राजस्थान मूल के प्रवासी डॉक्टरों को राज्य से जोड़ने के लिए इन्होंने हाल ही में एक संस्थान का गठन किया है जिसका नाम है डोरी, अर्थात डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल। तो डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल नामक ये संस्थान जो है गठित किया गया है ताकि राजस्थान के बाहर काम करने वाले राजस्थान के जो डॉक्टर्स हैं उनकी सेवाओं का लाभ जो है राज्य के लोगों को प्रदान किया जा सके। तो चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राजस्थान फाउंडेशन द्वारा जो है राजस्थान फाउंडेशन द्वारा ये डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल गठन किया गया है। विदेशों में रहने वाले डॉक्टर्स के सदस्य हैं, और फाउंडेशन का काम है सरकार और डॉक्टर्स के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करना। कोरोना चूंकि चल रहा है और ऐसे समय पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की काफ़ी अधिक आवश्यकता है, तो कोरोना के समय में मेडिकल कनेक्टिविटी बढ़ाने और इन सभी डॉक्टर्स का संपर्क राजस्थान से बना रहे, इस कार्य हेतु साप्ताहिक रूप से उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़े सवालों के साथ ओपन फोरम रखा जाता है जहां लोग भी जुड़ सकते हैं, और इन लोगों की जो अनुभव है, इनकी जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, उसका लाभ भी राज्य के लोगों को मिल सके, ये काम इस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखना, डोरी नामक संस्थान जो है ये राजस्थान फाउंडेशन द्वारा स्थापित एक संस्थान है। हाल ही में स्थापित किया गया, इसलिए प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि रूस और भारत की एक संयुक्त उपक्रम की सुपरसोनिक मिसाइल है, उसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया अरब सागर में भारतीय पोत आईएनएस चेन्नई। एक स्टील्थ डेस्ट्रॉयर इसको बोला जाता है। डेस्ट्रॉयर मतलब विध्वंसक पोत है, और स्टील्थ मतलब जिसको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। तो इस तरह का ये पोत है जिसके माध्यम से जो है लॉन्च किया गया ब्रह्मोस मिसाइल को। मिसाइल ने उच्च स्तरीय एवं अत्यधिक जटिल युक्तियों का प्रदर्शन किया और उन सभी प्रक्रमों को पूरा करते हुए सफल परीक्षण किया। दोस्तों, ब्रह्मोस को भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से ब्रह्मोस एयरोस्पेस नामक जो संस्थान है उसके द्वारा डिजाइन किया गया, निर्मित किया गया, विकसित किया गया है। भारत, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन से लगने वाली सभी सीमाओं पर ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर दिया गया है। पहले इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी, लेकिन हाल ही में इसकी रेंज को जो है 400 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है। अनुमान के मुताबिक सुपरसोनिक क्रूज ब्रह्मोस मिसाइल 450 किलोमीटर तक अपना निशाना लगा सकती है। ये रैमजेट तकनीक पर आधारित है। रैमजेट मैंने आपको बताया, इसमें रैमिंग का प्रयोग किया जाता है। रैमिंग क्या होता है एक्चुअल में? इसके अंदर जो वायु होती है उसको स्प्रिल किया जाता है तेज स्पीड पर चलता हो। जब आप 0.8 टू 1.2 मैक की स्पीड से भी ऊपर होते हैं, उसके बाद सुपरसोनिक स्पीड पर क्या होता है कि तेजी से अंदर आने वाली हवा को संपीड़ित किया जाता है और फिर उसी की एनर्जी का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो रैमिंग जेट का यूज इसमें होता है, इसीलिए इसको हम रैमजेट बोलते हैं। इसके बाद आपने स्क्रैम जेट और इनके बारे में भी पढ़ा होगा। तो रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को पनडुब्बी, युद्धपोत, लड़ाकू विमान और जमीन हर एक माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। तो ये हाल ही में इसका सफल परीक्षण आईएनएस चेन्नई से हुआ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान से जुड़ा अगला प्रश्न है। राज्य में लगातार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है, और इसी क्रम में सरकार ने जो है ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जिन्होंने विभिन्न स्थानों पर पदक प्राप्त किए हैं, उन्हें भूमि आवंटन के प्रयास किए हैं। तो राज्य के कुल कितने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को हाल ही में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सिंचित 25 बीघा निःशुल्क भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया है? अगला हमारा प्रश्न है। आंसर होगा 5। तो टोटल मिलाकर के 5 खिलाड़ियों को आपके निःशुल्क, जबकि अन्य 8 खिलाड़ियों को आरक्षित दर पर जो है भूमि दी जाएगी। कुल मिलाकर के 13 खिलाड़ियों को इसमें सम्मिलित किया है। अब तक 58 से भी अधिक खिलाड़ियों को इस तरह की सुविधा दी जा चुकी है। तो ओलंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उनमें
उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन से देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले राजस्थान के मूल निवासी, केवल मूल निवासी, ठीक है, जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करते हैं वे नहीं, बल्कि जो मूल निवासी हैं उनको 13 खिलाड़ियों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25-25 बीघा भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इन खेल आयोजनों में मेडल जीतने वाले 5 खिलाड़ियों को निःशुल्क, जबकि 8 खिलाड़ी जिन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है उन्हें यह भूमि आवंटित की गई है। इंचियोन एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता कबड्डी खिलाड़ी जयपुर की सुमित्रा शर्मा, जकार्ता एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट झुंझुनू के नौकायन खिलाड़ी ओम प्रकाश, जकार्ता एशियाई खेलों में सिल्वर मेडलिस्ट बाड़मेर के घुड़सवार जितेंद्र सिंह और जयपुर की कबड्डी खिलाड़ी शालिनी पाठक तथा कांस्य पदक विजेता जयपुर के राजूलाल चौधरी को जो है यहाँ पर निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जाएगा। दूसरी ओर 8 अन्य खिलाड़ी हैं जिनको जो है आरक्षित दर पर मिलेगा, अर्थात जो लागत दर है, जो सामान्य दर है उससे कम दर पर मिलेगा, जिसमें आपके श्रीगंगानगर के एथलीट श्री सतवीर सिंह और नरसीराम, सीकर के ओम प्रकाश और राजेश कुमार, झुंझुनू के रूपेंद्र सिंह, वेट लिफ्टर अजय सिंह, एथलीट सपना पूनिया और जयपुर की स्क्वैश खिलाड़ी सुरभि मिश्रा सम्मिलित हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नवरात्रा के स्पेशल अवसर पर जो है 25% ऑफ हमारे सभी कोर्सेज पे चल रहा है आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर। तो अंतिम दिन आज है और आप जो है हमारे कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारी करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स भी वहाँ अवेलेबल है, तो उनका भी लाभ आप उठा सकते हैं। तो अगर आपने पीछे के करंट अफेयर्स तैयार नहीं किए हैं तो आज ही डाउनलोड करें आरएस जंक्शन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जो है आप हमारे इस ऑफर का लाभ उठाएं और 25% तक सभी कोर्सेज पर मुफ्त पाएं। चलिए आगे बढ़े। दोस्तों, एक और सैनिक अभ्यास जो किया जा रहा है वो है मालाबार नौसैनिक अभ्यास। तो आपको बताना है कौन कौन से देश इसमें हिस्सा लेते हैं। ऑप्शंस में हमारे ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका सम्मिलित हैं। तो भारत के साथ ये तीनों ही देश जो हैं यहाँ पर हिस्सा लेते हैं। तो भारत ने हाल ही में इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया, अमेरिका और जापान भी इसमें हिस्सा लेंगे और इस अभ्यास का आयोजन साल के आखिर में बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। मालाबार नौसैनिक अभ्यास 1992 में शुरू हुआ, ठीक है। पहले भारतीय और अमेरिकी नौसेनाएं ही इसमें भाग लेती थी। इसके बाद में जापान 2015 में इसमें सम्मिलित हुआ। ये वार्षिक नौसैनिक अभ्यास वर्ष 2018 में फिलीपींस सागर में गुआम तट पर आयोजित किया गया था, जबकि साल 2019 में इसे जापान तट पर आयोजित किया गया। इस बार उम्मीद है कि इसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इस बार का यह अभ्यास समुद्र में कांटेक्ट रहित होगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में केवल नौसैनिक अभ्यास ही चल रहे हैं। किसी तरह का कोई स्थलीय अभ्यास वर्तमान में नहीं हो रहा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और जानते हैं दोस्तों, CSIR IHBT एक संस्थान है जिसके द्वारा भारतीय हिमालयी क्षेत्र उच्च तुंगता अर्थात हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में एक फसल का पहली बार उत्पादन का प्रयास किया है, जिसका उत्पादन अभी तक भारत में नहीं होता था। यह है हींग। तो हींग की फसल, जो कि एक बहुत ही महंगी फसल मानी जाती है, उसके उत्पादन का प्रयास हमारे यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। CSIR IHBT क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ये पालमपुर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, और इसी संस्थान के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश के सुदूर लाहौल घाटी में व्यापक पैमाने पर बंजर पड़ी जमीन का सदुपयोग करने के लिए असाफोटिडा यानी हींग की खेती को अपनाया गया। हींग उच्च मूल्य की मसाला फसल है। ये भारत में आती है अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से। वहाँ से हम हर साल लगभग 1200 टन कच्ची हींग आयात करते हैं और इसके लिए लगभग 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होते हैं। भारत में फेरुला असाफोटिडा नाम के पौधों की रोपण सामग्री नहीं थी और इसीलिए ये रोपण सामग्री बाहर से मंगवाकर इसे विकसित किया गया है भारत के लिए। 15 अक्टूबर 2020 को लाहौल घाटी के क्वारिंग नाम के गाँव में एक किसान के खेत में असाफोटिडा के पहले पौधे की रोपाई की गई है। ये पौधा अपनी वृद्धि के लिए ठंडी और शुष्क परिस्थितियों को तरजीह देता है और इसकी जड़ों में ओलियोगम नाम के रोल के पैदा होने में लगभग 5 साल लगते हैं। तो आने वाले 5 साल तक इसका निरीक्षण किया जाएगा और उससे हमें ये पता चल पाएगा कि क्या यहाँ पर ये खेती संभव है। हालांकि भारतीय हिमालयी क्षेत्र का ठंडा रेगिस्तानी इलाका इस खेती के लिए उपयुक्त माना जा रहा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि निश्चित रूप से अगर इसकी खेती स्थानीय रूप से होती है तो बड़ी मात्रा में बाहर जाने वाले धन का जो है रोक हम इसको पाएंगे। दोस्तों, हाल ही में एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है आयुष्मान सहकार योजना। तो आप समझ सकते हैं, न केवल ये स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी है, मतलब सहकारिता के साथ भी जुड़ी हुई है और इसके अंतर्गत
ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे लगभग 10,000 करोड़ के। तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा जो है सहकारी समितियों द्वारा देश में स्वास्थ्य सेवा का जो बुनियादी ढांचा है उसके लिए ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास इसके अंतर्गत किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा 19 अक्टूबर 2020 को आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से जो हमारा सहकारी विकास निगम है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके द्वारा 10,000 करोड़ रुपए के आवधिक ऋण अर्थात एक लिमिटेड टाइम के ऋण जो है उपलब्ध कराए जाएंगे। एनसीडीसी की योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो कि 2017 में लॉन्च की गई, उसके सभी आयामों में स्वास्थ्य प्रणालियों को आकार देने के उद्देश्य से निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन, प्रौद्योगिकी तक पहुंच, मानव संसाधन का विकास, चिकित्सा बहुलवाद और किसानों को सस्ती स्वास्थ्य देखभाल जैसे मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा। एनसीडीसी का गठन अगर हम बात करें तो 1963 में हुआ और इसका कार्य सहकारिताओं के संवर्धन और विकास के लिए किया जाता है। वर्ष 1963 से लेकर अब तक ये 1.60 लाख करोड़ रुपए के सहकारी ऋण प्रदान कर चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खबरें जिन पर हमने चर्चा की है। इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें मैं लाता रहूँगा। लाभ उठाएं हमारी 25% ऑफ का जो कि चल रहा है गूगल प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन पर। तो आज ही डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को हमारे साथ आगे बढ़ाएं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।